और अब खबरें तफसील से। शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात मामले में पहली सजा हुई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिनेश यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। लूट और आगजनी के केस में दिनेश यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के गोकुलपुरी के भागीरथी विहार में 70 साला खातून के घर में लूटपाट की गई थी। शुमाल मशरकी दिल्ली में साल 2020 में हुए फसादात के मामले में 20 जनवरी 2022 को अदालत ने पहली सजा सुनाई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने मुलजिम दिनेश यादव को कसूरवार करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। 25 साला दिनेश यादव को एक 70 साला मुस्लिम खातून मुनव्वरी के घर में लूटमार करने और आग लगाने का कसूरवार करार दिया गया। दिनेश यादव मुतासिरा खातून के पड़ोस का ही रहने वाला था और वो मुश्तइल हुजूम का हिस्सा भी था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कसूरवारों ने खातून के घर में लूटपाट के बाद उसमें आग लगा दी थी। यहाँ तक कि फसादी उनके घर के मवेशी तक लूट कर ले गए थे। मुनव्वरी ने घर की छत से कूदकर पड़ोस के कुंबे में जाकर अपनी जान बचाई थी और उनका खानदान 2 हफ्ते तक दिल्ली से बाहर रहा था। ये पहला मामला है जब शुमाल मशरकी दिल्ली में होने वाले फसादात के सिलसिले में किसी को सजा सुनाई गई है। इस मामले में अदालत ने 2 पुलिस एहलकारों के बयान को अहम करार दिया है। उन्होंने बताया कि दिनेश उस हुजूम का हिस्सा था जो तशद्दुद पर आमादा था। अगरचे उन्होंने दिनेश को मुनव्वरी का घर जलाते हुए नहीं देखा, ताहम अदालत ने कहा कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी हुजूम का हिस्सा है तो वो भी दीगर फसादियों की तरह तशद्दुद के लिए बराबर का जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर मुस्लिम खवातीन की ऑनलाइन नीलामी करने वाले बुली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने चौथे मुलजिम को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शनाख्त नीरज सिंह के तौर पर हुई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक नीरज सिंह बुली बाई ऐप के जरिए साजिश का मंसूबा बनाने और इसे अंजाम देने में शामिल था। हम इसे मुतल्लिका अदालत में पेश करेंगे और इसकी कस्टडी रिमांड का मुतालबा करेंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल इस मामले में मुंबई पुलिस कार्रवाई करते हुए अलग अलग रियासतों से विशाल झा, श्वेता सिंह और मयंक राउल को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी बुली बाई मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों इस मामले की तफ्तीश में मसरूफ हैं। मुंबई पुलिस ने कहा है कि इसे हम जल्द ही अदालत में पेश करेंगे। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बुली बाई ऐप मामले में तीनों मुलजिमीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मयंक रावत, विशाल कुमार झा और श्वेता सिंह की अर्जी खारिज कर दी है। साइबर पुलिस ने जमानत की अर्जी की मुखालिफत की थी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और सिलेक्शन के बावजूद तकर्रुरी न दिए जाने के खिलाफ इलाहाबाद में नौजवानों ने योगी हुकूमत के खिलाफ अनोखे तरीके से अपना एहतजाज बुलंद किया। संगम किनारे लगने वाले माघ मेले में योगी हुकूमत के खिलाफ बेरोजगार नौजवानों ने अलामती पिंडदान किया और इज्तिमाई तौर पर सिर का मुंडन कराया। मेले में तैनात पुलिस फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए इज्तिमाई मुंडन कराने वाले तलबा को अपनी हिरासत में लेकर इनको एहतजाज करने से रोक दिया। इस दौरान एहतजाजी तलबा और पुलिस अफसरान के दरमियान तीखी नोकझोंक भी हुई। हिरासत में लिए गए तलबा का कहना था कि यूपी में हजारों नौजवानों के सिलेक्शन के बावजूद योगी हुकूमत ने अभी तक इनको तकर्रुरी नहीं दी है। तलबा का कहना था कि यूपी में बेरोजगार नौजवान अपनी बदहाली के दहाने पर पहुंच गए हैं। योगी जी के विरोध में कर रहा हूँ, इसलिए न तो वैकेंसी दिए न रोजगार दिए, और उनकी शासन सत्ता का मैं पिंडदान करना चाहता हूँ मुंडन संस्कार करा के, इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। और उनकी प्रशासन देख रहे हैं सबके सामने हाथ झुका रहे मारने के लिए, छात्रों के साथ इस तरह से अत्याचार हो रही है। अब देख रहे हैं शासन सत्ता में न तो एक वैकेंसी आई, और अगर लड़के 2-4 बाल बनवाने मुंडन संस्कार कर रहे हैं पिंडदान करने के लिए हम आए हैं। ये न तो शिक्षक भर्ती दिए, न तो SSC भर्ती दिए, न तो CBI जाँच 5 साल से कम्प्लीट कराएं। ये है योगी की, ये
योगी जी की शासन, और उसी के लिए हम पिंडदान कर रहे हैं, मुंडन संस्कार करा के उसी का विरोध कर रहे हैं। अब बताइए, शिक्षक भर्ती दिए, अभी तक हम लोग को लालीपाप दिए, सिर्फ शासन देख नहीं रहे, हाथ झुका रहे मारने के लिए। अभी एक लोगों को धकेल रहे थे मारने के लिए, ये खड़े हैं भाई साहब, देखिए इस तरीके से। बताइए, प्रशासन अगर है तो सबका अपना आत्मसम्मान है। सरकार जिस तरीके से रवैया है छात्रों के प्रति, वो कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बताइए, जो सरकार न्याय देने के लिए आए वही सबसे ज्यादा अन्याय कर रही है बच्चों के साथ। इन्होंने जो उन्होंने परमिशन नहीं लिया, गलत तरीके से इन्होंने सरकार के खिलाफ ये लोग मतलब कर रहे हैं। इनका कार्य कानून के विपरीत है। कौन से कानून के खिलाफ है इनका ये काम? कोई अगर अपने सिर के बाल मुंडवाता है, ये पुलिस वाले बता नहीं पाए। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कहा जाए कि 100 साल कदीम मदरसा सिर्फ इस वजह से बंद हो रहा है कि हुकूमत वहां टीचरों को बहाल नहीं कर सकी है, तो जाहिर है आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। पटना में कायम शम्सुल हुदा मदरसा का जूनियर सेक्शन टीचरों की कमी के सबब बंद होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत दावा करती रही है कि रियासत में तालीमी तरक्की हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए यह खास रिपोर्ट। ये शम्सुल हुदा मदरसे का जूनियर सेक्शन है। इस मदरसे में पहली क्लास से 10वीं तक की तालीम होती है। कभी सैकड़ों तलबा यहाँ ज़ेर तालीम थे, लेकिन टीचर नहीं होने के सबब दाखिला बंद हो गया है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ने ठीक कहा था कि बिहार तालीम के मामले में आखिरी पायदान पर खड़ा है। एक तरफ तालीमी खस्ताहाली को दूर करने के लिए तालीमी इदारे को कायम करने की बात की जाती है, वहीं 100 साल कदीम हुकूमत का ये इदारा टीचरों की बहाली नहीं होने से बंद हो रहा है। मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने मदरसे की बदहाली पर तहरीक छेड़ने का ऐलान कर दिया है। मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन इससे कबल भी कई बार जो है दरखास्त वज़ीर आला को दे चुका है। अगर सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती, यहाँ असातिज़ा नहीं बहाल होते हैं, यहाँ स्टाफ नहीं बहाल होते हैं, तो रियासत गिर जो है तहरीक हम लोग चलाएंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार को चाहिए कि जानिब जल्द से जल्द पहल करे। ऐसा है कि जिस ज़माने में हम इस स्कूल में, इस मदरसे में तालिब इल्म हुआ करते थे, उस ज़माने में सैकड़ों बच्चे, लगभग 400 बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे। मैं यहाँ दूसरी क्लास से तालीम हासिल किया हूँ। इस मदरसे का एक अलग वकार रहा है बिहार में, और न पता सरकार की कौन सी, हमेशा जो भी सरकारें आईं सबों से इसके तरफ तवज्जो दिलाया गया कि इस मदरसे के तरफ तवज्जो हो। इसकी ज़मीन भी है, लेकिन इसमें असातिज़ा नहीं है। आज असातिज़ा नहीं होने की वजह से बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता। मदरसे के क्लासरूम में 2 साल से तलबा नहीं बैठे हैं। मेज पर जमी हुई धूल इस बात की अक्कासी कर रही है। बंद पड़ा क्लासरूम तलबा की राह देख रहा है, लेकिन मौजूदा नीतीश हुकूमत तालीमी तरक्की का दावा करके अपनी पीठ थपथपा रही है। करीब 40 सालों से मदरसे में नहीं हुई है कोई बहाली। पहली क्लास से मौलवी तक की होती है यहाँ पढ़ाई। सैकड़ों तलबा इस मदरसे में थे ज़ेर तालीम। टीचरों की कमी के सबब 2 साल से मदरसा बंद है। मदरसे में टीचर के 13 ओहदे मंजूर हैं। मदरसे के आखिरी टीचर 31 जनवरी को सुबुकदोश हो जाएंगे। उसके बाद मदरसे में ताला लग जाएगा। मदरसे की इस हालत पर मकामी लोगों ने भी अफसोस का इजहार किया है। वहीं यहाँ काम कर रहे गैर तदरीसी मुलाजमीन खून के आंसू रो रहे हैं। बहुत दुख होता है सर। पहले यहाँ पर बच्चे आते थे 1000 की संख्या में, अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए शिक्षकें नहीं है सर, पढ़ाएंगे कौन? 1-2 गो हैं कर्मचारी लोग तो बेचारा डेली यहाँ अपना खोल के टाइम पास करके चल जाते हैं। उनको भी क्या हम लोग बोल सकते हैं? यहाँ के हम लोग, हमारे बाल बच्चे भी आते थे पढ़ने के लिए, वो भी बंद। हम यहाँ आते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, बैठ के ड्यूटी अपना जगह। स्टूडेंट है मदरसा में? स्टूडेंट तो अभी नहीं है, है भी तो टीचर है ही नहीं, तो स्टूडेंट को कौन पढ़ाएंगे? 1 क्लास से मैट्रिक तक यहाँ जो है क्लास है। अभी तो कुछ भी नहीं होता है। अभी कुछ नहीं। पटना के अशोक राजपथ पर एक छोटी सी दुकान लगाने के लिए लोग लाखों रुपए देने को तैयार रहते हैं। इस मदरसे में खाली ये जमीन यूं ही पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है।
तलबा नहीं है, पढ़ाई बंद है, तो मकामी बच्चे मदरसे के अहाते में खेलते रहते हैं। इस मुश्किल पर मदरसा शम्सुल हुदा के प्रिंसिपल का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में असातिज़ा के रिटायर होने का सिलसिला 2012 से चल रहा है और इस सिलसिले में कार्रवाई चल रही है। जूनियर सेक्शन के असातिज़ा ज़्यादा रिटायर हुए हैं और सीनियर सेक्शन में भी रिटायरमेंट हुआ है लोगों का। असातिज़ा जैसे जैसे रिटायर होते चले गए वहाँ पर पढ़ाई के ऊपर असर पड़ता चला गया और पढ़ाई कम होती चली गई। इस वक्त वहाँ पर सिर्फ एक उस्ताद हैं इनके ज़रिए किसी तरह से काम को अंजाम दिया जा रहा है। दाखिला भी नहीं हुआ है, दाखिला बंद कर दिया गया है। जो पुराने बच्चे हैं फौकानिया के अंदर, पस्तानिया के अंदर, वही चल रहे हैं। तारीख़ी अहमियत रखने वाला इदारा जब बर्बाद होता है तो जाहिर है अहले इल्म तबके में सबसे ज़्यादा मायूसी होती है। ये मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा है, उसका जूनियर सेक्शन है। यहाँ पे 2 सालों से तलबा का दाखिला नहीं हुआ है। आपको दिखाएं कि ये क्लासरूम है जहाँ पे 2 सालों से कोई पढ़ाई नहीं हुई है। अब सवाल है कि क्या हुकूमत इस इदारे पर गौर करती है या ये इदारा 31 जनवरी के बाद पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। 31 जनवरी को इस इदारे के आखिरी टीचर रिटायर होंगे और जाहिर है उसके बाद इस इदारे को देखने वाला भी कोई नहीं होगा। महफूज आलम, न्यूज़ 18, पटना। ये हाल है बिहार का, जहां नीतीश कुमार वजीर आला हैं और इस बात को कहते नहीं सकते कि बिहार में सुशासन है, बिहार में तालीम की रफ्तार है, बिहार में तालीम की बहार है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपने इस रिपोर्ट में देखी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले सियासी जमातों के जरिए लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से नींद में खलल पड़ने की बात कही गई। इसके बाद इंदौर के वकीलों के जरिए इस मामले को लेकर न सिर्फ इंदौर के डिविजनल कमिश्नर को बल्कि वजीर दाखिला को खत लिखकर लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को बंद करने का मुतालबा किया गया। अभी यह मामला सर्द में नहीं पड़ा था कि इंदौर में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर हिंदू तंजीमों के जरिए इंदौर के सभी थानों में मेमोरेंडम देकर अजान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा शुरू कर दिया गया है। हिंदू तंजीमों के जरिए लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से सौती आलूदगी का हवाला देते हुए इसे बंद करने का मुतालबा किया गया है। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को बंद करने के मुतालबे को शरपसंद अनासिर की साजिश से ताबीर किया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले में मध्य प्रदेश जमात उलमा के सदर से खास बातचीत की। पहले सियासी पार्टियों के जरिए आज़ान पर पाबंदी लगाने की बात शुरू की गई, फिर वकीलों का मामला आया, अब कुछ हिंदू तंजीमों के जरिए इंदौर के थानों में जाकर लाउड स्पीकर से होने वाली आज़ान पर पाबंदी लगाने की मांग शुरू कर दी गई। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, अभी तक जब मस्जिद से आज़ान हो या भजन कीर्तन सुबह के वक्त होता था तो लोग उसका इस्तकबाल करते थे कि चलो सुबह हो गई है, लोग अपने अपने रब की हम्द सना करते थे। लेकिन अब इसे सोती आलूदगी की बात कहकर इसको बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कुछ दल, नाम नेहाद दल जो है खुद पुलिसिया बने हुए हैं और जगह जगह गुंडागिर्दी करते हैं। कहीं जानवरों के हाट बाज़ार लगते हैं तो वहाँ ख़रीदने वालों से और बेचने वालों से भी पैसों की वसूली करते हैं। कहीं पटाखों की दुकानों पे अगर किसी देवी देवता की तस्वीर की वो पटाखे होते हैं तो ये जाके उनको परेशान करते हैं। सवाल ये है कि ये सब चीज़ें तो सरकार का जिम्मेदारी होती है कि सरकार देखे। क्वालिटी कंट्रोल सरकार के हाथ में। चाइना से डोर आती है तो सरकार की बगैर इजाज़त तो नहीं आ सकती है। तो इस तरह के जो दल हैं हर जगह गुंडागिर्दी गदर मचाते हैं और मैं समझता हूं कि जो सरकारें हैं, भारत सरकार हो या मरकजी सरकार है, ये हम सबकी सरकार हैं, इन सबको इसकी निगरानी करना चाहिए और इनकी धरपकड़ करना चाहिए। लाउड स्पीकर पर होने वाली आज़ान को पाबंदी की जो मांग की थी जमीयत उलमा ने उसकी सख्त मजम्मत की और जमीयत उलमा का कहना है कि हुकूमत हिंद को और मध्य प्रदेश हुकूमत को अगर इस तरह की सूती आलूदगी का मामला है तो इसका कानून बनाया जाना चाहिए और कानून का निफाज तमाम मज़ाहिब के लोगों पर भी एक साथ तौर पर होना चाहिए, सिर्फ लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर नहीं। और इसके साथ साथ जो है वो लोग जो पुलिस का रोल अदा कर रहे हैं और पुलिस जो है मुल्क के अमन अमान को जो है तशद्दुद के जरिए जो है ख़तरा पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल।
मध्य प्रदेश में बारिश और ओलाबारी के बीच जारी कड़ाके की सर्दी में मौलाना बरकतुल्लाह भूपाली एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी समाजी खिदमत की मुहिम को तेज कर दिया है। सोसाइटी के जरिए बिला लिहाज कौम मिल्लत गरीबों और ज़रूरतमंदों को पहले जहां मुफ्त किताबें और तालीम के मौके फराहम किए जा रहे थे, वहीं कोरोना कहर में ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल तकसीम करने का अमल तेज कर दिया गया है। एजुकेशन सोसाइटी जो है वो अपने मकसद के मुताबिक लोगों की भलाई का काम मुसलसल कर रही है। हर साल की तरह इस साल भी जो है हम लोग, सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़रूरतमंद लोग जो हैं फुटपाथों पे पड़े हैं और अपना रहन सहन गुजार रहे हैं। तो ऐसे मौके पर, सर्दी के मौके पर हम लोग लिहाफ बांटने का काम बदस्तूर कर रहे हैं। बिना किसी मज़हब और मिल्लत की तफरीक के बिना पर हम लोग ये काम मुसलसल करते चले आ रहे हैं और इस साल भी जो है बड़ी तादाद में हम लोग जो है ज़रूरतमंदों को लिहाफ है, कपड़े हैं, बांटने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह से मुलाकात को लेकर कल धरना देंगे। दिग्विजय सिंह ने टीम नदी और पार्वती नदी पर तामीर होने वाली डैम और इसके मुतासिन के मुतालबे को लेकर वजीर आला शिवराज सिंह से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। सीएम सेक्रेटेरिएट ने मुलाकात के लिए 21 जनवरी का वक्त भी मुकर्रर किया था, लेकिन एक रोज़ कबल वजीर आला शिवराज सिंह की मसरूफियत को बताते हुए मुलाकात को मनसूख कर दिया गया है। साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने मुलाकात को लेकर कल सुबह 11:15 बजे सीएम हाउस के सामने डैम मुतासिन के साथ धरने पर बैठने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास मध्य प्रदेश के डूब में आने वाले किसानों से मिलने का समय नहीं है। उनके पास भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद से मिलने का समय नहीं है। 1.5 महीने से इंतज़ार करने के बाद उनके कार्यालय ने मुझे कल 21 जनवरी 2022 को 11:15 बजे उनके निवास स्थान पर मिलने का समय दिया और आज मुझे सूचना दी गई है कि वे मुझसे नहीं मिलेंगे, व्यस्त हैं। अब मैं तो उनके घर के सामने धरने पर कल सुबह 11:15 बजे बैठूंगा। नहीं मिलेंगे तो मुझे ऐतराज़ नहीं, मैं वहीं बैठूंगा। गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव आपको महंगा पड़ेगा, बता दे रहा हूं शिवराज सिंह जी। बंगाल में ममता बनर्जी के जरिए दिया गया नारा बंगाल में अब खेला हुए को आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ कॉल असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अज्जू इसहाक ने अपने दफ्तर पर होर्डिंग लगवा दिया है, जिसमें लिखा हुआ है यूपी में अब खेला होवे। लेकिन मुखालिफिन को ये बैनर होर्डिंग से पेट में दर्द होने लगा है। इसको लेकर जिला इंतजामिया से शिकायत की गई है तो पुलिस इस होर्डिंग को उतरवाने के लिए पहुंच गई, जिसके बाद कारकुनान और पुलिस के दरमियान तकरार भी हुई। कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही होनहार टैलेंटों पर जो पहले एपिसोड में ही दिखाए जाएंगे। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi and Gujarati as well. He always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear when at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We wanted to be as pure as possible. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. मेरा मानना है कि if you come across any problem, try to solve it. Whether or not you succeed in the first attempt, if you persist, you will succeed. मेरा नाम जूही केसकर है। I'm in 10th grade. मैं 15 साल की हूँ and I live in Pune. मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है. I have named it J Tremor 3D. This device is for patients with Parkinson's disease.
नमस्ते जूही। सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में। Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers. कहते हैं खिदमत खल्क से खुदा मिलता है। इसी जज्बे के तहत हैदराबाद के इलाका नरेडमेंट में एक क्लिनिक कायम किया गया है। इस क्लिनिक में डॉक्टर की फीस सिर्फ 10 रुपये रखी गई है। ये क्लिनिक गरीब आवाम के लिए एक नेमत साबित हो रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए, मुझे दीजिए इजाजत। किसी भी बीमारी पर डॉक्टर से रुजू होना आजकल एक बड़ा मसला हो गया है। पहले डॉक्टर से अपनी जरूरत के मुताबिक अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है और इसके बाद अस्पताल में कतार लगाना और फिर डॉक्टर की भारी फीस, दवाइयों की खरीदी मरीजों के लिए परेशान कुन है। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद नरीडमेंट में 3 अफराद की जानिब से अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत 10 रुपए क्लिनिक के नाम से एक क्लिनिक चलाया जा रहा है। इसका मकसद गरीबों की मदद करना है। नाम है 10 रुपए क्लिनिक। डॉक्टर के पास गए तो 200 रुपए 300 रुपए पे करके मेडिसिन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बहुत जनक देखा मैं ऐसा, वो 200-300 रुपए में मेडिसिन आ सकता। और इन्वेस्टिगेशन भी कैसा है बोलो तो बाहर जैसा भी हो रहा, यहाँ पे 50% डिस्काउंट में कर दे रहे हैं। इस क्लिनिक में डॉक्टर रोजलिन मरीजों की तशखीस कर रही है। डॉक्टर रोजलिन MBBS हैं। इन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत के जज्बे के तहत वो क्लिनिक में काम कर रही है। डॉक्टर क्लिनिक में सुबह और शाम आवाम के लिए दस्तयाब है। I thought it was a good initiative at the beginning, but I didn't actually respond the way I was supposed to respond. But then I was like, I gave it a thought about it, and serving my people was more important for me. So I was actually brought up, raised in this area, and I really wanted to do something for my people. So I was with them in this initiative. मकामी आवाम ने 10 रुपीस क्लिनिक पर खुशी का इजहार किया है। महंगाई और कोरोना के इस दौर में 10 रुपीस क्लिनिक को नेमत करार दिया है। आज जो कंसल्टेशन है मिनिमम 100, 150, 200 से कम कहीं पर भी है ही नहीं। छोटे से छोटा क्लिनिक भी 100 रुपीज़ से कम कोई कंसल्टेशन नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंसल्टेशन फ़ी है सिर्फ 10 रुपीज़ है। तो देखने के लिए अजीब है, लेकिन जब हम लोग आएँ और हम लोग जो खुद एक्सपीरियंस करें तो हमें बहुत फ़ायदा मंद हुआ कि भाई वाकई ये एक हेल्प है, एक मदद है और हर एक के लिए। चलो अच्छा सहूलत है सबके लिए, गरीबों के लिए तो खासकर ज़्यादा हेल्प है, आके बता ले सकते हैं। 10 रुपीस क्लिनिक के मुंतजिमीन ने क्लिनिक को तोसी देने का ऐलान किया है। और नेक्स्ट क्या है बोल तो हमारा इंटेंशन क्या है बोल तो एक्सपेंशन करने के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा है। और नेक्स्ट गायनेकोलॉजी और जनरल सर्जरी और कार्डियोलॉजी, ENT, डर्मेटोलॉजी ऐसा। तेलंगाना हुकूमत ने अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत के लिए बस्ती दवाखाने कायम किए हैं, जहां मुफ्त मरीजों को इलाज के साथ साथ मुफ्त TB टेस्ट भी किए जाते हैं। हुकूमत के साथ साथ NGOs के भी आगे आने से सेहतमंद समाज की तश्कील में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।